नमस्कार। एसएजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। वो ऐसा एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, यानी पिछले एग्जाम में भी पूछे गए सवाल हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग आपको पता होगा, अगर आप पढ़े हैं। नीति आयोग योजना आयोग को बंद करके बनाई गई थी। तो इनमें से कौन जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? देखिए ये सवाल 2020 में भी, 2022 में और 2024 यानी आप 25 में एग्जाम दीजिएगा। इस साल जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इसी सवाल को घुमा के पूछा गया था। तो ऐसा नहीं कि सवाल पूछा नहीं जा सकता है, सवाल को बदला जा सकता है। क्या पूछा गया था कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या कौन है? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, सुमित्रा महाजन और द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने ही योजना आयोग को बंद करके जो है नीति आयोग का प्रतिपादन किया था, शुरुआत किया था। सवाल नंबर 2, भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? यानी योजना आयोग का गठन कब हुआ था? या फिर सवाल को इस तरह पूछा गया है कि योजना आयोग की नियुक्ति की गई, योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ये सवाल देखिए 2019 में और 2024 में पूछा गया है साइंस में। 19 में भी और 24 में दो बार सवाल पूछे गए हैं। तो इसका जवाब है, आप देखिए 1947 में, 1950 में, 1991, 1951 में। देखिए आप ध्यान दीजिए इस चीज को कि आप क्या कह सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं। योजना आयोग क्या था, नीति आयोग क्या हुआ, योजना आयोग नीति आयोग में क्या बदलाव हुआ, इस आधार पर अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बताइए। आप हमारे साथ, आशा है कि प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। तो इसका जवाब है बी नंबर 1950 ईस्वी। क्या है? 1950। सवाल नंबर 3, परिप्रेक्षात्मक योजना का उद्देश्य कितने वर्ष में प्राप्त होता है? हाउ मेनी ईयर्स आर द ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव प्लान? ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, ये शुद्ध हिंदी जब लिख दिया जाता है तो कभी कभी कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जब शुद्ध हिंदी के नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको हल्का फुल्का इंग्लिश पढ़ने भी आदत बनाइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है इंग्लिश का हल्का टर्म रहता ही रहता है। हाउ मेनी ईयर्स आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सपेक्टिव प्लान्स टू अचीव्ड? बोल रहा है कि कितने साल तक, कितने साल के योजना के उद्देश्य से, यानी कितने साल के आधार पर योजनाओं को तैयार किया जाता था या योजनाओं को बनाया जाता था। ये कहा जाता था कि किस आधार पे जो प्लान बनेंगे, कितने साल के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। योजना तो कितने साल में तैयार किया था आपको पता है। तो किसी ना किसी आधार पर, जैसे आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग जो हर एक 5 साल के लिए योजनाएं बनाती थी, लेकिन 5 साल में रिजल्ट तो मिलने वाला नहीं था। तो सर ये पूछ रहा है कि उद्देश्य कितने वर्ष का, मतलब जो योजना आयोग का उद्देश्य था या कोई और आयोग का उद्देश्य था, उसका प्राप्त करना कितने देर के बाद, कितने समय के बाद वो प्राप्त होगा। ये सवाल देखिए 2023 में साइंस में भी पूछा था, कॉमर्स में। सोचिए एक ही सवाल दोनों पेपर में पूछ दिया। तो इसका सही जवाब होगा 20 साल। यानी 20 सालों तक ये निर्भर करता था कि 5 यानी 4 योजना आयोग जब चलेगी, 4 फेज जब चलेगा तो किसी चीज का ऑब्जेक्टिव निकलेगा। यानी मान लीजिए कोई कुछ खोला, जैसे मान लीजिए कोई दुकान खोला। अब ऐसा नहीं कि दुकान खोला और बिकने लगेगा उसका सामान। दुकान खोलने के कई सालों बाद सामान बिकना या कि प्रॉफिट आना, यानी प्रॉफिट होना दिखेगा। तो सामान तो डेली बिक रहा था उसका, लेकिन प्रॉफिट नहीं आया। तो सर यही कह रहा है किसी कि योजना का उद्देश्य कितनों वर्ष में प्राप्त करना होता है। तो उद्देश्य जो है 20 वर्षों में प्राप्त करना होता है। लेकिन हाँ, योजना आयोग में योजनाएं 5-5 साल के लिए होती थी। आप अपने गाँव के अगल बगल देखे होंगे, 15वीं वित्त आयोग, 16वीं वित्त आयोग, इस तरह से योजनाएं तैयार होती थी। सवाल नंबर 4, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पंचवर्षीय योजना खत्म हुई तभी तो योजना आयोग आई, सॉरी नीति आयोग आई। योजना आयोग का नाम बदला गया, यानी योजना आयोग खत्म हो गया, तभी तो नीति आयोग आई। इसलिए कह रहा है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। यह सवाल 2023 में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? तो इसका सही जवाब है 12वीं। क्या है? 12वीं। यानी
12 अभी तक अगर तुमको अगर ये पूछा जाए कि अभी तक कितनी योजना आयोग ने योजनाएं प्रस्तुत की है, तो 12। ठीक है, तो 12 के बाद 13वीं आने वाली थी, लेकिन 13 आई नहीं, उसके जगह पे नया नाम आ गया, नया क्राइटेरिया आ गया, जिसका नाम नीति आयोग है। आगे सवाल नंबर 5। ये सवाल अच्छा है, देखिए 2023 में पूछा गया था, यानी ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है। सब सवाल इंपॉर्टेंट है, छाट के लाया गया है। आप ध्यान दीजिए, इस चैप्टर से इससे बाहर तो सवाल नहीं आएगा, ये कंफर्म है। आप देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अभी पूछा गया था फर्स्ट में सवाल कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अब यह कह रहा है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त सचिव। तो देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है कौन? अभी प्रधानमंत्री है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री। तो सवाल सेम था, लेकिन क्या किया गया, हल्का सा डिफरेंस कर दिया गया। वहां प्रधानमंत्री ऑप्शन में दिया गया था, वहां व्यक्ति का नाम दिया हुआ था। यहां प्रधानमंत्री ऑप्शन में दे दिया है, व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री होते थे। सवाल नंबर 6, महान लॉबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया? महान लॉबिस जो हमारे एक महान अर्थशास्त्री थे, उनका जो विकास का मॉडल था, विकास का, किस विकास का? औद्योगिक, फैक्ट्री डेवलप करेगा, वो किस योजना आयोग में एक्सेप्ट किया गया था कि चलो ये विकास का मॉडल जो है चलना चाहिए? क्या प्रथम योजना आयोग में एक्सेप्ट किया गया था? क्या सेकेंड योजना आयोग में एक्सेप्ट किया गया था? या तीसरा योजना आयोग में, या चौथा योजना आयोग में? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, ये दूसरा योजना आयोग में एक्सेप्ट किया गया था। ये सवाल 2022 एग्जाम में पूछा हुआ है। आप ध्यान दीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सवाल नंबर 7, पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत की? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल जो है वो टैकल करते हैं इंपॉर्टेंट को और अधिक। बोल रहे कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है किसने प्रस्तुत की? पहली पंचवर्षीय योजना, ये सवाल 2019 में पूछा गया है। भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने और महात्मा गांधी ने। तो आप देखिए ध्यान से, अगर आप इसका जवाब नहीं जानते हैं तो आप बेवकूफ नजर आएंगे। आपके सर ऐसा कैसे बोल दे रहे हैं आप? क्योंकि अगर पीछे आप पढ़ें कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और इसमें देखिए भाई, ये तो प्रधानमंत्री थे नहीं। ठीक है, और क्या कह रहा है? पहली। इंदिरा गांधी बहुत देर के बाद प्रधानमंत्री बने, मतलब पहली तो प्रधानमंत्री थी नहीं वो। महात्मा गांधी प्रधानमंत्री थे नहीं, तो बटे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू। तो कभी कभी लॉजिकली आप लॉजिक से भी जवाब दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा सही होगा, लेकिन आपका माइंड साफ काम करे तो पहली पूछ रहा है, तो इंदिरा गांधी हो सकती है पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत कर सकती थी या होगी, लेकिन पहली तो नहीं प्रस्तुत कर देगी, पहला में तो प्रधानमंत्री वो थी नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना की प्रस्तुत किया था, यानी फैकल्टी से पास किया था। सवाल नंबर 8, एक प्रक्रिया जिसमें स्वीकृत प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग होता है, क्या कहलाती है? बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि यह सवाल 2019 में पूछा गया। देखिए सवाल बहुत बड़ा पूछ दिया, हम समझाते हैं आपको क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई प्राथमिकताओं के अनुसार, मतलब एक स्वीकृत कर दिया जाए कि ये प्राथमिकता रख दिया जाए, XYZ जगह पे खर्च करना है और उस सामान को खर्च करना है, उसके बाद उसके जगह पे पैसा खर्च करना है, प्राथमिक पैसा खर्च करना हो या टेक्नोलॉजी खर्च करना हो, दिमाग खर्च करना हो, मानव का श्रम खर्च करना हो, साधनों का विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, विकास के आधार पर प्रयोग करना, क्या कहलाता है? तो पिछड़ापन तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रयोग होगा तो कुछ ना कुछ डेवलप होगा। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग, इसका सही जवाब होगा आर्थिक नियोजन। यानी कभी भी हम एक प्लान वे में चलते हैं, अगर हम लोग प्लान बनाते हैं एगो, तो प्लान जब बनाते हैं तो कहीं ना कहीं धन खर्च करते हैं, और धन खर्च करते हैं तो नियोजन होता है। क्या होता है? नियोजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देश में नीति आयोग कब बना? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही शुरू किया था और ये सवाल 2019 में पूछा गया है। देश में नीति आयोग कब बना? तो आपको पता है देश में नीति आयोग प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया।
तो ये तो कंफर्म है कि 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो 14 के बाद ही बना होगा। लेकिन सवाल उठता है कब, तो 1 जनवरी 2014 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी जो है जुलाई में प्रधानमंत्री बने थे, 2014 जुलाई में प्रधानमंत्री बने थे, तो अप्रैल भी नहीं होगा, तो 2 को खत्म हो गया। समझ रहे हैं? अगर आपको हल्का सा पुरानी बातें याद है तब भी आप ऑप्शन को खत्म कर सकते हैं। अब 2 बचा, 1 जनवरी 2015 और 1 जून 2015। तो इसमें से आपको एक चूज करना है, तो आप चूज कीजिए 1 जनवरी 2015। ठीक है, यानी योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को। सवाल नंबर 10, भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी? भारत की दूसरी योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, उसकी अवधि क्या थी? देखिए, हमने क्या बताया था कि जो योजना आयोग है वो 5-5 साल के लिए होता था, तो यानी कोई 5 साल के दौरान ही होगा। ठीक है, तो 1950 से 55 था, या 51 से 56 था, या 56 से 61 था, या 53 से 58 था। तो इसका जवाब है 1956 से 1961, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 के बीच में आई थी। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है, भारत में व्यापार नीति का उदार बनाया गया। उदार का मतलब है लिबरलाइजेशन, मतलब व्यापार नीति को लचीला छोड़ा गया। पहले व्यापार में लचीलापन नहीं था, सरकारें डरी हुई थी, क्योंकि हो सकता है कि हम फिर से मतलब गुलाम ना हो जाए, इसलिए विदेशी उद्योगों को या अन्य उद्योगों को जो है भारत में आने से मना कर रही थी। लेकिन कौन सा दशक था, कौन सा साल था जब भारत ने व्यापार नीति में उदारता छोड़ी, जिससे भारत को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हुई? क्या ये 1990 में था, क्या ये 1991 में था, क्या ये 1992 में था, या क्या ये 1993 में था? तो ये था 1991 में। क्या था? 1991 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन की अवधि क्या थी? 12वीं यानी अंतिम। अभी बताए थे कि टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना थी, तो 12, यानी अंतिम होगी ये। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन वर्ष क्या था? तो सबसे अंतिम जो था वो क्रियान्वयन वर्ष था 2012 से 17। अब आप कहेंगे सर 15 में तो योजना नीति आयोग आ गया था और आप यहां कह रहे हैं 12 से 17। तो भाई जो चल रहा है उसे बीच में थोड़े बंद किया जाएगा। 2012 से 2017 तक चलना था 12वें वित्त आयोग, तो 17 आ तो गया 15 में, 1 जनवरी 2015 को, लेकिन इसका योजना स्थापित जो है ये रूल पे रेगुलेशन में जो है 17 के बाद ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पहले से चल रही है उसका टाइम पूरा नहीं हुआ था। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखिए अभी सरकार ने कानून पास किया महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण को लेकर संसद भवन में यानी विधान परिषद विधानसभा में, लेकिन वो लागू कब होगी? 29 के बाद लागू होगी। पास कब करा दिया गया है? तो पास 19 में करा दिया गया है। तो ये सब चीजें होते रहती है। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन थे जो एक टॉप टाइप के थे, जिसमें योजना आयोग और नीति आयोग पर बात किया गया था। अब हम लोग कृषि समस्या पर बात करेंगे, कृषि विशेषताएं और नीतियां, यानी खेती पर, उसी चैप्टर का है। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक बना दिया गया। इसको क्यों बनाए हैं? क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें बात करेंगे कृषि की विशेषताएं, समस्याएं और नीतियों पर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला सवाल ही है नाबार्ड। आपने कभी सुना होगा इसका नाम, नाबार्ड। क्या है भाता भाई नाबार्ड? तो आपने ये भी सुना होगा नाबार्ड एक बैंक होता है। क्या करता है ये बैंक? तो नाबार्ड क्या करता है? एक बैंक होता है। ठीक है, ये किसान के लिए एक बैंक होता है, किसानों का एक बैंक होता है। सवाल ये पूछ रहा है कि नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1983 को, 12 जून 1982 को, या 12 जून 1985 को? अब भाई सब में तो 12-12 है, तो एक तो आपको छूना ही पड़ेगा। छूइए, कौन छूते हैं आप? देखिए सही होता है कि नहीं होता है। चलिए आप छू लिए होंगे, तो इसका आंसर सही है 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982। ये सवाल देखिए 2019 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट भी बनता है। कई सारे सवाल हैं इंपॉर्टेंट। आगे
जैविक कृषि है, जैविक कृषि जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जैविक कृषि 2022 में और 2024 में पूछा गया था। क्या यह धारणीय है, क्या यह रासायनिक है, क्या ए और बी दोनों है, या उपयुक्त में कोई नहीं है? यानी धारणीय है, सस्टेनेबल है, यानी जैविक कृषि से हमारा जो है पेड़ पौधा सही होगा, सब तरह से बेहतर खेती होगी, खेती होने के बाद पैदावार जो होगा उससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, सही है, यानी सस्टेनेबल है ये, और सस्ता भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उपजाऊ हल्का सा कम होने के डर रहता है, इसलिए जैविक खेती हमारे पास अभी फिलहाल उस तरह के उपयोग है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसी जैविक खेती को देखा है और वहां उस समय लोग नहीं उगा पा रहे थे। लोग अपने घरों में जो धान का खेत होगा, आपके घरों में आप पता करेंगे तो पता चलेगा, उस धान के खेत में जहां से आप 10 बोरा धान काट के ला रहे हैं, उस धान में उस खेत से 10 बोरा खखरी आया करता था। क्योंकि जैविक खेती जब लोग पुराने जमाने में लोग खेती करते थे तो तकनीक वाला जैविक खेती नहीं था, लोग बीहन लगाते थे पुराने वाले को, फिर उसी को डालते थे, फिर लगाते थे, पैदावार घट जाता था, बहुत ज्यादा घास फूस उग जाता था, इतना ज्यादा कि उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता था, और ये बहुत अधिक फेसिंग प्रॉब्लम था। आगे, इनमें से नगद फसल कौन है? इनमें से नगद फसल कौन है? अब भाई नगद फसल क्या होता है? नगद फसल का मतलब है कि जिसको रोपा जाए और तुरंत पैसा दे दे, लगाया जाए और तुम्हारे फसल होने से पहले तुम्हारा उसे बेच लिया जाए, यानी खरीदने वाला तैयार हो। तो धान देखिए बहुत को लगाते हैं, तो इतना ज्यादा तो मारामारी नहीं है। गेहूं नहीं है। कॉटन ये नगद फसल शामिल होता है। क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो बहुत मांग है, इसी से तो कपड़ा बनता है और इसी कपड़ा हम लोग कई पैमाने पर हर जगह पे उपयोग करते रहते हैं। तो देखिए ये सवाल 2022 में और 24 में पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान जवाब है। सवाल नंबर 4, हरित क्रांति मुख्यतः खाली स्थान तक सीमित रही। हरित क्रांति खाली स्थान तक सीमित रही। देखिए ये अच्छा सवाल है। हम लोग कहते हैं ना कि सर पंजाब हरियाणा में खेती ज्यादा क्यों होती है, पंजाब हरियाणा में बहुत अधिक खेती लोग क्यों करते हैं, पंजाब हरियाणा के लोग खेती में इतना ज्यादा क्रांति क्यों ले आए हैं? क्योंकि वहां हरित क्रांति का प्रभाव है। हरित क्रांति का प्रभाव था और हरित क्रांति में क्या किया गया था, अच्छे किस्म के बीज लाए गए थे, अच्छे किस्म के संसाधन दिए गए थे और साथ साथ में भूमियों का जो है वो बेहतर तरीके से बंटवारा किया गया था, पानी की सुविधा बढ़ाया गया था। इस कारण से हरित क्रांति से वहां पैदावार बढ़ गई। ये सवाल 2024 में पूछा गया है। लेकिन एक समस्या हो गया वहां, क्या कि हरित क्रांति में ज्यादा फसलों का पैदावार नहीं हो पाया, कुछ चुनिंदा फसलों तक ही सीमित रह गया। सवाल वही पूछ रहा है कि वो चुनिंदा फसल क्या था? क्या वो गेहूं था? क्या वो चावल था? क्या वो गेहूं और चावल दोनों था या गेहूं और आलू था? तो आप अगर हल्का सा भी पंजाब हरियाणा का स्टैटिस्टिक्स जानते होंगे तो वहां गेहूं और चावल ज्यादा होता है। इसका मतलब सिर्फ गेहूं और चावल तक सीमित रह गया हरित क्रांति। सवाल नंबर 5, निम्न में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कपास, हमने अभी पीछे बताया था कि कपास किसके लिए प्रयोग होता है? हमारे कपड़ों को बनाने के लिए, हमारे कपड़ों को बेहतर तरीके से बनाने के लिए। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कौन सा देश है जो सबसे अधिक कपास उत्पादन करता है? तो भाई पाकिस्तान है कि जापान है, इंग्लैंड है कि भारत है? तो इसका आंसर है भारत। यानी हम दुनिया में सबसे अधिक कपास उगाते हैं, फिर भी महंगा कपड़ा पहनते हैं हम लोग। सोचिए, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग जो है वो बहुत महंगा है, प्रोसेसिंग यूनिट महंगा है। हमारे यहाँ जो है फैक्ट्रियां कम है, रोजगार स्किल्ड रोजगार नहीं है, काम लोग सही से नहीं जानते हैं। इसलिए जब काम ज्यादा लोग नहीं जानेंगे तो वर्क कम होता है, स्किल लेबर की कमी है। इस कारण से कपड़ा हम लोग महंगा खरीदना पड़ता है। ये सवाल 2023 एग्जाम में पूछा गया था। सवाल नंबर 6, हरित क्रांति में सम्मिलित है। हरित क्रांति में क्या सम्मिलित है? 2020 और 2022 बोर्ड में पूछा गया है। क्या उसमें HYV बीज लाया गया था? तो लाया तो गया था HYV बीज, ये तो कंफर्म भाई, अभी तो हमने बताया कि HYV बीज लाया गया था। ठीक है। क्या कृषि यंत्रीकरण किया गया था, यानी मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि में यंत्र को लाया गया था? ये भी लाया गया था, अभी तो बताया हमने कि अच्छे किस्म के मशीनरी लाए गए थे। क्या रासायनिक उर्वरक लाए गए थे? ये भी लाया गया था। यानी तीनों चीज लाया गया था। तो इसका जवाब है
उपयुक्त सभी। ठीक है। सवाल नंबर 7, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये सवाल आप लिख ही लीजिए, ये तो पूछना ही पूछना है, हरित क्रांति के जनक कौन है? और इसका आंसर आपको आता ही है, जो पढ़े हैं। इसका जवाब है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, आप स्वामीनाथन ही याद रख सकते हैं खाली। ठीक है भाई। देखिए, ये इंदिरा गांधी नेता थी, मोरारजी देसाई नेता था, बहादुर शास्त्री नेता था। नेताजी कभी जनक नहीं हो सकते। नेताजी इतने इंटेलिजेंट होते ही नहीं हैं कि किसी प्रयोग के आधार पे, किसी चीजों के आधार पे चल सकते। देखिए, जब भी कभी आपको लगता हो कि कोई भी कानून, कोई भी नीति आता है तो कोई सरकार लाती, कोई नेता लाता, नहीं, वहां बैठे हुए आईएएस अधिकारी लाते हैं। सरकार सिर्फ ड्राफ्ट तैयार करती है कि ये होगा, कैसे होगा वो तैयार करता है कोई वहां के, जिसको हम नौकरशाही बोलते हैं, जो यूपीएससी एग्जाम निकाल के जाते हैं लोग। सवाल नंबर 8, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की बीज की प्रमुख भूमिका थी? देखिए, ये सवाल, चलिए कोई बात नहीं, बताइए किस प्रकार की प्रमुख बीजों की, मतलब प्रमुख चीजें थी, कौन सा बीज था? तो भाई HYV बीज था, हाइब्रिड बीज था। ठीक है। सवाल नंबर 9, किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता है? किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाता है? कौन सा कृषि प्रणाली है जिसके कारण जो है अधिकतर फसलों को उगाने के लिए या साथ साथ में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है? तो कृषि विपणन है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं, तो किसी में मार्केटिंग करने में तो बढ़ावा देने की बातें नहीं है। औद्योगिक विकास है, फैक्ट्री में तो खेती कैसे बढ़ेगा, फैक्ट्री का विकास तो नहीं है। जैविक कृषि है, भाई जैविक कृषि में तो ज्यादा डेवलपमेंट थोड़े ना होगा। जैविक कृषि में खेती होगा, लेकिन अलग अलग फसलों को उगाने के उसमें तरीके सिखाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं होगी। तो विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविध प्रकार की जो फसलें उगाए जाने की प्रणाली है उसके आधार पर। और ये सवाल 2019 में पूछा गया है। सवाल नंबर 10, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? अच्छा सवाल है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो इसका आंसर है 70%। अभी फिलहाल ये डाटा है। 84% लोग, हमारे जब आजाद हुआ था भारत, 85% लोग कृषि पर आधारित थे, और इससे भी घट गया है। अगर अभी का डाटा आ जाए, जनगणना सही से हुआ नहीं तो ये कम होगा। और सवाल नंबर 11, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि एवं इससे संबंधित योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में, यानी भारत का जो नेशनल इनकम है, क्या है? नेशनल इनकम में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र का कितना % योगदान है? यानी खेती से और खेती से होने वाला उत्पाद, यानी खेती से होने वाला और सारे प्रोडक्टिविटी का जो पैसा बनता है वो कितना % पैसा है जो भारत के नेशनल इनकम में जुड़ता है? तो इसका सही जवाब है 17.6%। यानी हमारा 17.6% जो है पैसा भारत का नेशनल इनकम में खेती से आता है, यानी मान सकते हैं लगभग 18%। 12 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई है? अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में आप जानते हैं, जिसको केसीसी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में नाम सुने होंगे कभी, केसीसी। ये किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए एक व्यवस्था की गई है बैंकों में। आपके घर में अगर आप ध्यान दिए हैं, आप अपने पापा या दादा से किसी से पूछ सकते हैं, अगर आपके घर में किसान क्रेडिट कार्ड का कोई खाता आपके पास अलग से होगा बैंक के द्वारा, और उसमें कम ब्याज पर जो है ऋण दिया जाता है बैंकों से किसी व्यक्ति को, मतलब किसान को। जो व्यक्ति किसान है वो कंफर्म किसान ही हो, उसी मिलता है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2000 से 2001 के बीच, 2002 से 2003 के बीच, 1998 से 1999 के बीच, या 1996 से 1997 के बीच? तो इसका शुरुआत किया गया था 1998 से 1999 के बीच। और ये एक अच्छा सवाल है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति आपको पता होना चाहिए कौन सा क्रांति था, जिसमें दूध का उत्पादन बढ़ा था। दूध उत्पादन को बढ़ाया गया था। और आपको अगर पता हो तो
तो आप एक दूध पीते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये डायलॉग सुने होंगे। अमूल दूध का प्रोडक्टिविटी यहीं से शुरू हुआ था, श्वेत क्रांति से। कौन था इसके जनक, कौन थे? तो डॉक्टर कुरियन। कौन थे? डॉक्टर कुरियन। तो दो पार्ट हुआ, ठीक है। अब हम लोग तीसरा पार्ट की तरफ चलते हैं, उद्योग, विशेषताएं, नीतियां और लाइसेंसिंग। यानी भारत में जो उद्योग लगा उसकी विशेषताएं क्या थी, समस्याएं क्या थी और उसकी नीतियां क्या थी, और उसमें लाइसेंस की किस तरह के प्रॉब्लम से, उसी चैप्टर से सवाल है। सिर्फ टॉपिक बांटा गया है क्योंकि आपको बोरिंग ना लगे समझने में। आप उतना एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर ब्रेक करके इस वीडियो को आप बाद में देख लीजिए, या आप जैसे मन करे आप देखिए, साथ में भी देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस साथ में जरूर कीजिएगा, सिर्फ आंसर देखिएगा नहीं। ये सवाल से ज्यादा, आप इस चैप्टर से कितना सवाल पूछेगा? आपको 2 सवाल पूछेगा, तो 2 सवाल के लिए सवाल इतना क्वेश्चन काफी है, ठीक है। आप जब एग्जाम से आइएगा मिला के, और आप मिला लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो हमको बताइए, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला सवाल, भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? आयरन एंड स्टील कंपनी आप कहेंगे सर लोहा का और इसका कंपनी का स्थापना तो पहले भी हो चुका था। नहीं, यहां पूछा सर्वप्रथम, कोई जरूरी नहीं है कि उस समय भारत आजाद ही हो गया हो, तो भारत आजादी के पहले की बात हो सकती है, इसलिए यहां पहले का ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या ये 1900 ईस्वी में था, 1905 में था, या 1907 में था, या 1910 में था? तो 1907 में था। कब था? 1907 में। सवाल ये 2019 में भी और 2024 में पूछा गया है। देख रहे हैं किसका सवाल पूछ रहा है? सो अब सवाल दूसरा पूछा, नवरत्न क्या है? आपको पता होना चाहिए 2 तरह की कंपनियां होती है हमारे देश में, नवरत्न और महारत्न, ठीक है। तो नवरत्न क्या है? व्हाट इज नवरत्न? ये 2019 और 24 में साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। क्या ये निजी उपक्रम होते हैं, क्या ये सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते हैं? तो ये सार्वजनिक उपक्रम होते हैं। सार्वजनिक मतलब सरकारी फैक्ट्रियां होती है, सरकारी कंपनियां होती हैं। जो सरकारी कंपनियां, सरकारी फैक्ट्रियां होती है उसे ही नवरत्न, और वो महारत्न के भी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जो बड़ी होती है वो महारत्न कहलाती है और छोटी जो होती है उसे नवरत्न कहते हैं। आगे, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? कौन सा साल को महाविभाजन का साल कहा जाता है? आई महाविभाजन क्यों भाई? तो क्या वो साल 1931 था, क्या वो साल 1921 था, क्या 1941 था, या क्या 1911 था? महाविभाजन का मतलब है कि उस समय जो है कई सारे डेवलपमेंट के आसार हुए, कई सारे डेवलपमेंट के आसार हुए, जिससे खेती गृहस्थी या चीजें जो है पूरी तरह अलग हो गई और फैक्ट्रियां भी एक से पैरेलल में शुरू होने लगी। तो इसलिए उसे कौन सा साल को जो है महाविभाजन के साल के रूप में जाना जाता है? तो 1921 को। किसको जाना जाता है? 1921 को। और 2024 के साइंस में पूछा गया है और कॉमर्स में पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल आया। टाटा स्टील विश्व में कितने देशों में कार्यरत है? देखिए, टाटा स्टील जिसके मालिक रतन टाटा जो इस देश में नहीं रहे, कुछ महीने पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है, एक बेहतरीन जिंदा दिल आदमी, जिनके बारे में आप जितना पढ़ें, सीखें, जानें, समझें, आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा जीवन के हर एक पहलू पर। और दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेसमैन, कभी बिजनेसमैन लोग मरते हैं तो दूसरे बिजनेसमैन उसे गाली देते हैं या फिर दुहाई देते हैं कि चलो चल गया, ठीक है, मेरा एक कंप्यूटर खत्म हो गया, लेकिन एकमात्र ऐसा बिजनेसमैन जिसके मरने पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा जो नहीं पहुंचा या उन्हें बेहतर व्यक्ति नहीं कहा। खैर कई कहानियां टाटा स्टील पर, टाटा जमशेद टाटा पर है, या रतन टाटा पर है, या उनके पूर्वजों पर है। सवाल कह रहा है कि टाटा स्टील जो हमारे देश का गौरव है, वो भारत के अलावा और कितने देशों में काम करती है? भारत के अलावा जो है और कितने देशों में काम करती है? तो आपको बताते चलें 26 देशों में। कितने देशों में? 26 देशों में। तो आपको गर्व होना चाहिए इस बात पर कि हमारे देश की कंपनियां भी विदेश में काम कर रही है, और 1-2 नहीं, टोटल 26 देशों में। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ।
1905 में लघु औद्योगिक इकाई के निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी? 1950 में, सॉरी 1905 पढ़ दिए हम ना। तो इस तरह का मिस्टेक अगर हो रहा है तो आप इसे इग्नोर करें, क्योंकि बहुत देर तक स्क्रीन देखने के बाद ये सब स्वाभाविक है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी? यानी जब 1950 में जब फैक्ट्रियां खोलने की बात कही गई, फैक्ट्री खोलना चाहिए, तो लघु उद्योग जो खोल रहा है उसमें निवेश करने की अधिकतम सीमा कितनी, मतलब कितना निवेश किया जा सकता है, यानी कौन सा लघु उद्योग कहलाएगा, कितना पैसा तुम अधिकतर लगा सकते हो? क्या वो 1 करोड़ था, क्या वो 50 लाख रुपया था, क्या वो 5 लाख रुपया था, या क्या वो 10 लाख रुपया था? नहीं, वो 5 लाख रुपया था मात्र। यानी 5 लाख रुपया ही था। जब हाईएस्ट पैसा आप 5 लाख लगा रहे हैं, अगर इससे ज्यादा लगा लिए तो लघु उद्योग नहीं बड़ा उद्योग कहलाने लगेगा वो। ठीक है, और ये सवाल 2023 में पूछा गया है साइंस और कॉमर्स में। ऐसा नहीं कि साइंस कॉमर्स में पूछा गया तो आर्ट्स को नहीं पूछ सकता है, आर्ट्स को भी पूछ सकता है। यानी ये तीनों फैकल्टी के लोग इसे देखिए, साइंस वाले देखिए, कॉमर्स वाले देखिए और आर्ट्स वाले सभी लोग देखिए, अपने तीनों फैकल्टी के दोस्तों के पास भेजिए। सवाल नंबर 6, टिस्को टाटा स्टील कंपनी जो होती है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, अभी हमने पहले बताया था कि भारत में औद्योगिक नीति आया था। ठीक है, कब आया था? जब आया होगा। और उसमें क्या था? उसमें एक सबसे सवाल पूछा था आपको कि कब जो है लोहा का और स्टील का उद्योग स्थापित हुआ, और टिस्को स्टील ही बनाती है, लोहा ही बनाती है, तो उसी समय स्थापित हुआ होगा। लेकिन सवाल को घुमा दिया, बोला टिस्को कंपनी, ये टाटा का कंपनी जो टाटा का है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भी 1907 में हुई होगी, 1907 में होगी। साइंस 2023 में ये पूछा गया सवाल और कॉमर्स में पूछा गया सवाल है। तो सवाल देखिए, एक ही सवाल को किस तरह पूछा जाता है। लेकिन सवाल तो अलग था ये, क्योंकि कंपनी की बात हो रही थी और वहां बात हो रही थी उद्योग का। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है। आगे, औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना के आधार बनाया गया? 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया? तो देखिए, अगर आप पंचवर्षीय योजना को पढ़े हैं, जो 12 पंचवर्षीय योजना है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये 1956 सेकेंड टेकल में था, तो आपको पता होना चाहिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के आधार बनाया गया था। 2023 आर्ट्स में पूछा गया सवाल है। सवाल नंबर 8, 1956 की औद्योगिक नीति के उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया था? 1956 में जो औद्योगिक नीति लाया गया था, उसके उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 3, 2, 5 या 4? यानी कितने भाग में बांटा गया, कौन कौन तरह का उद्योग होगा? तो माइक्रो मतलब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग, ये 3 तरह के बांटे गए थे, इसलिए इसका 3 जवाब होगा। ठीक है, सवाल नंबर 9, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? 1947 में, 1948 में, 1950 में और 1956 में। तो भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है वो 1948 में घोषित हुई। कब हुई? 1948 में। ये सवाल 2020 में पूछा हुआ है। आगे, 1 मिनट पीछे चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय लघु उद्योग का विकास बैंक की स्थापना कब की गई? यानी भारतीय लघु उद्योग की जो विकास बैंक होती है, विकास करने की जो बैंक होती है, यानी लघु उद्योग कैसे डेवलप हो, उद्योग में कैसे काम हो, उद्योग में कैसे अधिक से अधिक चीजें डेवलपमेंट की चीजें आए, इन सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई और उसे लघु उद्योग बैंक कहा गया। क्या कहा गया? स्मॉल एंड फाइनेंस, जिसको अभी देख रहे होंगे, ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम कर रहा है, जो आपके गांव घर में आके लोन बांट रहा है। 1 लाख तक का लोन जो सिर्फ आधार कार्ड पर दे जा रहा है। आप बगल बैंक जाइए, आपको 50 रुपये का, 1000 का, 10,000 का लोन मांगने जाइएगा तो कहेगा जमीन कागज जमा कीजिए, नहीं देंगे।
लेकिन वो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है पहले 15,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, इस तरह करके आपको 1 लाख तक का लोन जो महिलाओं को सिर्फ आधार कार्ड पर दे रहा है। क्यों? और आप देखेंगे कागज पर तो कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई कुक्कुट कुछ और पालन कर रहा है, कोई दुकान खोल के रखा है और उस पैसा से लोग घर ढाल रहे हैं, चापाकल खुदा रहे हैं, वो अलग मैटर है वो। लेकिन सरकार के डाटा में जा रहा है कि हमारे इलाके में उद्योग, हमारे गांव में भी उद्योग चल रहे हैं और गांव में उद्योग के नाम पर जीरो। ये सब होते रहता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। ये सब प्रॉब्लम एजुकेशन का है। एजुकेशन बढ़ेगा तभी इन सारी चीज़ों पे समस्याएं सुधरेगी कि जो पैसा जिस चीज़ के लिए मिल रहा है उसमें लगाएंगे तो हमें डेवलपमेंट होगा, हम विकास करेंगे। खैर छोड़िए, कह रहा है कि विकास बैंक की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। कब की गई थी? 2 अप्रैल 1990 को। सवाल नंबर 11, हस्तक्रिया प्रधानता, द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज इन, यानी हस्त के हाथ से चलने वाले को बहुत अधिक वैल्यू दिया गया, हाथ से चलने वाले मशीनरी को वैल्यू दिया गया। ये मशीनरी का वैल्यू किसके तहत दिया गया, किस आधार पर दिया गया या कैसे दिया गया, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको पता है हस्तकला को जो है वो लघु उद्योग में रखा गया, कि कुटीर उद्योग में रखा गया, कि बृहत उद्योग में रखा गया। तो लघु उद्योग में तो नहीं रखा जा, क्योंकि स्मॉल उद्योग में फैक्ट्रियां लगाया थी, 5 लाख तक पूंजी लगाना था। तो कुटीर उद्योग में रखा गया था। किसमें रखा गया था? कुटीर उद्योग में। ठीक है। सवाल नंबर 12, उद्योग लघु उद्योग प्रायः स्थापित होते हैं। लघु उद्योग कहाँ स्थापित होते हैं? शहर में, ग्रामीण में या उक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए लघु उद्योग जो है प्रायः अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में तो हल्का 1% तो बहुत ज्यादा कह देंगे हम, कुछ परसेंट 0.0% तक ग्रामीण क्षेत्र में आने लगी है। लेकिन अधिकतर जो इसका उद्योग जो है अधिकतर शहरी उद्योग, शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हुए दिखता है। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण आपको मिल जाएगा गुजरात। गुजरात में कई ऐसे लघु उद्योग आपको मिलेंगे। सूरत का शहर आप जानते ही हैं, जहाँ कपड़ा का बहुत सारा मिल है, वो छोटा पैमाने पर भी कपड़ा बनाते हैं। आगे सवाल नंबर 13, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्से को निजी क्षेत्र के हाथों में बेचना। बड़ा अच्छा सर, गवर्नमेंट सेल द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द प्राइवेट सेक्टर। बोल रहा है कि अपना सरकार का हिस्सा, यानी सरकार का जो अपना कह सकते हैं जो कंपनी है उसका कुछ हिस्सा किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देना क्या कहलाता है? उसको बेच देना क्या कहलाता है? क्या वो निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है? क्या ये विनिवेश कहलाता है, डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है? क्या ये पुनर्निवेश कहलाता है, री इन्वेस्टमेंट कहलाता है? क्या ये ब्याज कहलाता है? तो ब्याज तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, ब्याज नहीं, क्योंकि ब्याज तो मिलता है हमें। निवेश भी नहीं हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं गया, क्योंकि अपना ही जैसे मान लीजिए 100% का हिस्सेदारी हमारी कंपनी पर, सरकार की कंपनी के 100% में इसका 10% जो है किसी प्राइवेट कंपनी को बहुत सारा पैसा लेके बेच दिया गया, तो इसको हम लोग विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिवेश। जिससे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसा किया आता है। इससे क्या है, प्राइवेट कंपनियां खरीद भी लेती है। क्यों खरीदती है? क्योंकि सरकारी कंपनी का हिस्सा मिल रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले तक LIC 100% सरकारी था। कितना परसेंट? 100%। लेकिन LIC में जो है SIP एक बहुत सारी चीजें लाई गई, तो LIC को भी बेचने का, LIC का जो टर्म एंड कंडीशंस है, यानी LIC में भी विनिवेश करने का, डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान चल रहा है। या फिर कई और कंपनी, जैसे रेलवे में आप सुने होंगे रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है। नहीं, रेलवे को पूरा प्राइवेट थोड़े कर सकती सरकार। अभी रेलवे का कुछ हिस्सा 5%, 10% हिस्सा को बेचेगी और 10%, 5% हिस्सा को प्राइवेट करेगी। यानी क्या करेगी? वो डिस इन्वेस्टमेंट, हिंदी में विनिवेश करेगी। ठीक है। सवाल नंबर 14, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग होते हैं। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग होते हैं किस तरह के उद्योग? क्या वे लोहा इस्पात उद्योग होते? नहीं, तो बड़ा उद्योग होता है। जहाज निर्माण करने वाले, ये भी बड़ा उद्योग होता है। क्या वो सीमेंट उद्योग होते? नहीं, ये भी बड़ा उद्योग होता है। तो हथकरघा के उद्योग, हाथ से चलने वाले हैंडलूम के उद्योग जिसको बोलते हैं, तो हथकरघा के उद्योग। तो 3 टॉपिक हमने खत्म किया। इसमें एक और टॉपिक, इसे भी देख ही लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे इसको, इसी चैप्टर का ही है।
भारत का विदेशी व्यापार एवं विशेषताएं और समस्या, यानी जब जब सब चीज बन गई तो व्यापार होना जरूरी है, व्यापार होगा तभी तो चलेगा। तो विदेशी व्यापार में क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या मॉडल थी, क्या क्या विशेषताएं थी, पहला सवाल इससे लेते हैं। देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको सेज कहा जाता है शॉर्टकट में, सेज मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया था, यानी कौन सा देश का मॉडल था इस तरह से जिसको ध्यान में रखकर भारत में भी इस तरह की योजनाओं को लाया गया, इस मॉडल को लाया गया। ये सवाल 2020 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। तो इसका जवाब है चीन। क्या जवाब है? चीन। यानी चीन में इस तरह की योजनाएं मॉडल पहले चल रहा था और उसी को कॉपी पेस्ट यानी कॉपी करके हमारे देश में भी ये अपनाया गया है। फेमा कब लागू होता है? फेमा, FEMA, फेमा जो भारत सरकार की एक योजना के तहत लिखा जाता है। 1 जून 1973 को, 2 जून 2010 को, 1 जून 2020 को, 2020 से 2000 ईस्वी को और 1 जनवरी 2000 ईस्वी को। तो फेमा जो है वो भारत सरकार की योजना है एक, और 2019 एग्जाम में, 2024 एग्जाम में पूछा गया है कब लागू किया जाता है, तो 1 जून 2000 ईस्वी को लागू किया जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? या फिर विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? ये 2023 में साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है और यही सवाल जो है 2024 में पूछा गया। सवाल हल्का सा बदल दिया गया। देखिए 23 में पूछा गया, 24 में पूछा, लगातार पूछ दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि लगातार नहीं पूछ सकता है, लेकिन सवाल में चेंजेज कर दिया गया है। यहाँ पूछा गया था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई और यहाँ पूछा गया विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया। दोनों अंतर नहीं है कुछ। सवाल कह रहा है दोनों सेम टू सेम है, तो इसका आंसर है 1995 ईस्वी। 1995 ईस्वी। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? यानी कौन सा देश है जिसे विश्व ज्ञान की अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करानी, जो उसका अर्थव्यवस्था है उसका ज्यादा बेहतरीन डेवलपमेंट किया, उससे यानी उसमें ज्यादा ज्ञान अर्जित किया और श्रेष्ठ प्रयोग किया उसको। ये कौन सा देश कहा जाता है? कौन सा देश? क्या वो भारत है? भारत तो नहीं है भाई। जापान है? जापान भी ग्रोविंग है, हो सकता है। आयरलैंड है? ये तो नहीं है भाई। अमेरिका है? तो ये 3 बचा, तो भारत नहीं है, 2 बचा, जापान और अमेरिका। तो आप सोचिए जापान अमेरिका ज्यादा डेवलप कौन है? अमेरिका। तो इसका जवाब अमेरिका होगा। ठीक है। सवाल नंबर 5, विश्व बैंक माना जाता है, विश्व बैंक माना जाता है, क्या ये IMF है? क्या ये UNO है? क्या ये IDBI है? क्या ये IBRD है? इसे IBRD माना जाता है। क्या माना जाता है? IBRD। ये जैक 2022 में सवाल पूछा गया था। अपने देश की मुद्रा का विश्व के दूसरे देश की मुद्रा में तुलना को घटाने को क्या कहते हैं? अपने देश की मुद्रा, यानी अपने देश की मुद्रा जो है विश्व मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को क्या कहते हैं? यानी हमारे देश की मुद्रा किसी दूसरे देश में इसका वैल्यू घट जाए। जैसे यहां भारत का 1 रुपया, मतलब भारत का 80 रुपया अमेरिका के लगभग $1 के बराबर है, यानी हमारा रुपया वहां के वैल्यू में कम है, वहां का वैल्यू कम मिल रहा है। अलग बात है कि हमारा 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपया के बराबर है, वो अलग मैटर है, लेकिन अमेरिका के हिसाब से क्या है, हमारा अवमूल्यन हो गया है, डिवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन हो गया है। सवाल नंबर 7, निम्न में से कौन सी श्रेणी का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है? किस श्रेणी का निर्यात, यानी कौन सा चीज जो है भारत में सबसे अधिक निर्यात होता है? तो हीरे जवाहरात। क्या होते हैं? हीरे और जवाहरात। हीरे जवाहरात जो सबसे अधिक निर्यात किए जाते हैं। सवाल नंबर 8, शेष विश्व से आयात की जाने वाली वस्तुओं को घरेलू उत्पादन के प्रोत्साहन करके विदेशी विनिमय को बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी शेष विश्व से आयात की जाने वाली वस्तुओं को घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन करके, जो विश्व से आयात की जाती है वस्तुओं को, उसको किसी न किसी रणनीति के आधार पे, किसी न किसी व्यक्तिगत आधार पे फैक्ट्री, छोटा मोटा कुछ और उद्योग लगा के भारत में ही बनाया जाए और कम आयात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंतरिक दृष्टि रणनीति, यानी इनर विजन स्ट्रेटजी।
हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से करके, जैसे भारत ने ये देखा कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चाहिए हमें क्या चाहिए, लिथियम, लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि वो आएगी रह जाएगा, और लिथियम आयन बैटरी का हमारे पास कोई सोर्स नहीं था। तो हमारे देश में पता चला है कि कई खोजों के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि जम्मू कश्मीर के किसी इलाके में लिथियम आयन बैटरी का सोर्स यानी लिथियम का सोर्स मिला है। अगर वहां खोदा जाता है, वहां खनन होता है और लिथियम का पूरा सोर्स मिल जाता है, तो आने वाला कल में हम जो आयात करते हैं विदेशों से, हम लाते हैं विदेशों से, वो लाना बंद कर देंगे। तो ये आंतरिक दृष्टि रणनीति होता है कि लाएंगे जरूर। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि निर्भर हो जाते हैं। आपको निर्भर नहीं रहना है, आपको जब तक लेना है तब तक लेते रहिए, लेकिन साथ साथ में अपना पावर को भी डेवलप करते रहना है। अगर हम डेवलप हो गए तो लेना बंद कर देंगे। ठीक है, आगे सवाल नंबर 9। एक देश द्वारा अन्य देशों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात करना तथा अन्य देशों की वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना क्या कहलाता है? बड़ा अच्छा सवाल है, हल्का लंबा पूछा गया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत है ये नहीं है। बोला एक देश द्वारा अन्य देशों की वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात करना, अन्य देशों की वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना क्या कहलाता है? मतलब सेवाओं को निर्यात और आयात दोनों हो रहा है एक साथ, तो ये कहलाता है व्यापार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। हम दे रहे हैं तुम भी दो, हम ले रहे हैं तुम भी लो, ये क्या कहलाती है? डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। सवाल नंबर 10। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल दशा में रहा? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल दशा में रहा? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार अनुकूल दशा में रहा? यानी हाउ मेनी इयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया फॉरेन ट्रेड बैलेंस इन द फेवरेबल कंडीशन। जिस तरह था विदेशी व्यापार उसी तरह रहा, घटा ना बढ़ा, तो लगभग 2 साल तक। कितना साल तक? 2 साल तक। उसके बाद घट गया था। किसी देश की आयात और निर्यात का अंतर को क्या कहते हैं? आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? कोई देश जितना आयात कर रहा है और निर्यात कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाई देखते हैं क्या कहते हैं। क्या उसे व्यापार संतुलन कहते हैं? क्या उसे व्यापार संरचना कहते हैं? क्या उसे व्यापार की दिशा कहते हैं? क्या उसे व्यापार की मात्रा कहते हैं? तो उसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन। सवाल नंबर 12। भारत में आयात निर्यात का अनुपात खालिस्तान है। भारत में आयात और निर्यात का अनुपात कितना है? क्या वो 45% है? क्या वो 60% है? क्या वो 67% है? क्या वो 70% है? तो वो 67% है। कितना है? 67%। विश्व आर्थिक क्षेत्र मॉडल लागू हुआ खालिस्तान, खालिस्तान यानी विश्व में जो आर्थिक क्षेत्र मॉडल है, इकोनॉमिकल जोन मॉडल है, वो कब लागू हुआ? 2001 में, 2002 में, 2004 में या 2000 ईस्वी में? तो विश्व में जो है आर्थिक इकोनॉमिक जोन मॉडल जो है वो 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। और लास्ट सवाल इस चैप्टर का, हल्का वीडियो लंबा हो गया लेकिन हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप इसे नहीं याद कर पाते, नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर हमें बाद में नहीं कहिएगा सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। आप दोस्तों को भेजिए। आप वीडियो तक अंतिम तक आए हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप वीडियो को अंतिम तक देखे हैं। SEG का पूरा नाम क्या है? ये पहले आया था, सबसे पहला सवाल था लगता आपको। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये SEG का पूरा नाम है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। कई नए सवाल आप देखे होंगे, कई पुराने सवाल देखे होंगे। आप इसे रिपीट मोड में देखिए, एक बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए कितने एनालिसिस कीजिए, सेकेंड टाइम देखिए और अपने दोस्तों को फिर भेजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू।